हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून एवरीवन. This is Arun Tiwari. Welcomes you in our YouTube channel Talent Hunt Classes. Today we are going to discuss second part of the force and law of motion, that is physics of class 9. In this video we will discuss the Newton's law of motion, which is very famous, Newton's law of motion. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो कि काफ़ी फेमस है, हम स्टूडेंट्स के बीच में चाहे अपने क्रिटिसिज्म के थ्रू, चाहे फेमिनिज्म के थ्रू, चाहे अच्छाई के लिए चाहे बुराई के लिए, दोनों ही तरह से फेमस है. इसके पीछे जो स्टोरी है कि न्यूटन क्या थे, एक फार्मर के बेटे थे और उनके पापा जो थे वो एप्पल की खेती कर रहे थे. तो एक दिन गए न्यूटन साहब अपने पिताजी के खेत में, उनके पिताजी खेत में काम कर रहे थे और न्यूटन जी वहीं पे पेड़ के नीचे बैठे थे. तभी एक एप्पल गिरा जिसको न्यूटन ने देखा और उन्होंने काफ़ी गहन विचार में पड़ गए कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा है ना. तो उसी विचार में उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन दिया. उसी से जुड़ा हुआ न्यूटन ने कई सारे लॉ दिए. तो हम बच्चों का कहना है, हम स्टूडेंट्स का, हम भी तो अभी स्टूडेंट्स ही हैं, कि काश न्यूटन के सर पे वो एप्पल गिरा होता या पेड़ गिर गया होता, न्यूटन मर गए होते तो न न्यूटन रहते, न लॉ देते, न पढ़ना पड़ता, या फिर चुपचाप न्यूटन एप्पल गिरा तो उठा के खा लिए होते. उसका नौटंकी करने की क्या ज़रूरत थी, लॉ देने की क्या ज़रूरत थी, इतना सारा टेंशन. तो न्यूटन्स लॉ जो है वो काफ़ी फेमस है फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. मोशन की जब भी बात आती है तो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है. बहुत सारी चीज़ों को ये डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन साहब जो कि आइजैक न्यूटन उन्होंने 3 लॉ दिए मोशन के लिए और उसे हर एक तरह के मोशन को एक्सप्लेन करने की उन्होंने कोशिश की, जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी है, फेल नहीं, सक्सेसफुल भी है. तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में. जो 3 लॉ हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो आज पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. जाते जाते आपको एक ऐसी ट्रिक बता के जाएंगे स्टूडेंट्स, जिससे आपको न्यूटन्स के लॉ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूँ मज़ेदार तरीके से आपको याद हो जाएगा. तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए, लास्ट तक देखिए और पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, अपने सजेशन दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके, इसके फ़ायदे दिए जा सके. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो पूरे जोशो खरोश से. तो न्यूटन ने जो लॉ दिया, पहला लॉ, उन्होंने ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए दिया कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तब क्या होगा और मोशन में है तब क्या होगा, यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए भी और ऑब्जेक्ट इन मोशन दोनों के लिए. ये मेरी आँख ना बहुत ज़्यादा फड़क रही है, कुछ बवाल ववाल ना हो जाए. तो उन्होंने कहा क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, जैसे कि अगर ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है तो यहीं पे रहेगा, या फिर ये ऐसे से चल रहा है तो चलता ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे तब तक. ये लॉ है. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन आर इन रेस्ट, इट विल कीप इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. उन्होंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए. यही है हमारे न्यूटन भाई साहब का फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है.
लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। जड़त्व, यहाँ पे जो इनर्शिया टर्म है वो क्या है? इनर्शिया का मतलब कि एक ऐसी प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ पोजिशन, दैट इज आर इन रेस्ट आर इन मोशन। इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपने में किसी भी तरह के चेंज का विरोध करती है। यानी वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। ज़बरदस्ती का नियम, हम तो इसे लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं, ज़बरदस्ती का नियम कहते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व, मतलब ज़बरदस्ती का नियम। हम जैसे हम ऐसे रहेंगे, भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, हम रेस्ट में हैं, रेस्ट में रहेंगे, मोशन में है तो मोशन में रहेंगे, तुमको क्या प्रॉब्लम है, शांति से दूर रहो। तो ये कब तक काम चलेगा? जब तक कोई एक तमाचा लगा ना दे बाहर से। जैसे एक तमाचा लगेगा दिमाग सरक जाएगा और वो अब ज़बरदस्ती वाली बात खत्म। जैसे छोटा सा बच्चा, नहीं हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, एक तमाचा लगाया, बात भूल गई, नहीं अब यहीं नहीं रहेंगे, चलेंगे जहाँ आप कह रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है जो एक तमाचा खींच के लगा। और ऑब्जेक्ट, जो लड़का छोटा सा रो रहा था, जिद कर रहा था कि नहीं हम यहीं रहेंगे, वही उसकी इनर्शिया है कि वो अपने पोजीशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं चाहता है। उसकी इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहा जाएगा। और जैसे ही बाहर से एक तमाचा लगा तो वो अब उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। जब तक तमाचा नहीं लगेगा वो वहीं पे रहेगा। वो दौड़ रहा है, दौड़ दौड़ के खेल रहा है तो खेलता ही रहेगा, हम खेलेंगे, यहीं पे खेलेंगे जब तक कोई हमको एक तमाचा लगा ना दे। तो वो जो तमाचा लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है, और लड़का जब खेल रहा है उस प्रॉपर्टी का विरोध कर रहा है कि नहीं अब हम खेलना बंद नहीं करेंगे, तो वही उसकी क्या है? इनर्शिया है। तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपने में किसी भी तरह का चेंज का विरोध करती है। किसी भी तरह का चेंज, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। तो न्यूटन ने इस मोशन के लिए एक और इस टर्म डिस्क्राइब किया कि ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तब वो मोशन, यूनिफॉर्म मोशन अगर कर रही है तो वैसे ही मोशन करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, या फिर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो इसमें बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में इसके एग्जाम्पल है। जैसे अगर कह दिया जाए न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग, अगर हमने साइकिल के पैडल को चलाकर एक बार छोड़ दिया, हमने अगर साइकिल के पैडल को एक बार चलाकर छोड़ दिया तो उसको चलते रहना है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाएगा। तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रही है भाई? हम तो ब्रेक नहीं लगाते हैं फिर भी रुक जाती है। तो वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से लगता है? तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है। तो कोई भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स जब लगेगा तभी ऑब्जेक्ट के पोजिशन में चेंज होगा। वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, या मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगी। तो साइकिल तो हमने एक बार चलाकर छोड़ दिया तो उसको तो चलते रहना चाहिए था ना, तो रुकी क्यों? क्योंकि उस पर एक टाइप का फ्रिक्शन फोर्स लगा, जिसको हम लोग एयर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं कि एयर, वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन की वजह से उस पर एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाती है? घटती जाती है और एट लास्ट जीरो हो जाती है। और जब स्पीड जीरो हो जाती है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? रेस्ट में आ जाता है। तो उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे हमने क्या किया, टेबल पे बुक रख दिया, तो वो टेबल पे ही रहेगा। कब तक? जब तक हम उसको वहाँ से न हटाएं। यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट स्टेट्स if an object in state of rest or in motion, it will continue its state of rest or motion until an external force is applied, which is, this law is also known as law of inertia, and inertia is defined as the property of an object by virtue of which it resists any change in its position of rest or motion। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो किसी भी तरह से, ऑब्जेक्ट अपने में किसी भी तरह के चेंज का विरोध करती है। इसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। जैसे कि सपोज करिए कि एक टॉय वाली कार है, एक छोटी सी कार है, कार तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बनाने आता नहीं,
एक छोटी सी कार है खिलौने वाली और एक असली वाली कार है। दो तरह की कारें हैं, किसको आप पुश करके आसानी से हटा सकते हैं, किसको धक्का देके आप आसानी से चला सकते हैं। लाजमी है, हाजमी नहीं है, लाजमी। जो छोटी सी कार है खिलौने वाली उसको आप आसानी से धक्का देकर चला सकते हैं, जबकि जो रियल कार है उसको आप धक्का देकर नहीं चला सकते हैं। क्यों? यहाँ पे क्या होता है, तो जो छोटी सी कार है स्टूडेंट्स, उसका जो मास है वो कम है, मास काफ़ी कम है, जबकि बड़ी वाली कार का मास बहुत ज़्यादा है। तो जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसमें इनर्शिया उतनी ही ज़्यादा होगी। छोटी वाली कार की इनर्शिया कम है, बड़ी वाली कार की इनर्शिया ज़्यादा है। तो बड़ी वाली कार में जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो अपने में पोजीशन का चेंज का विरोध ज़्यादा स्ट्रांगली कर पा रहा है। और जब ये ज़्यादा स्ट्रांगली विरोध कर रहा है तो उसका पोजीशन में चेंज आसानी से नहीं हो रहा है। जबकि छोटी सी जो कार है वो उसका इनर्शिया क्या है, बहुत कम है, और इनर्शिया जब कम है तो आसानी से उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग तोड़ पा रहे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा जिद करके बैठा है और एक बड़ा सा कुंग-फू पहलवान बैठा हुआ है, जैसे खली बैठ गया या अंडरटेकर, हटाना है तो किसको आप आसानी से हटा पाएंगे, किसकी जिद को तोड़ पाएंगे, तो छोटे वाले का। क्यों? क्योंकि उसकी जो जिद है वो तोड़ने लायक है, क्योंकि उसकी इनर्शिया कम है। तो ऐसे ही जब मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगी, मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगी। तो हम लोग डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया जितना, मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया उतनी ही ज़्यादा होगी, तो फोर्स उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंज लाने के लिए। ठीक है, तो आप कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हम लोग अगर देखें कि जिसमें बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं कई बार कि एक छोटा सा अगर आप एक्सपेरिमेंट देखें तो एक ग्लास है, उसमें हमने क्या किया, ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड। सपोज करिए ये ग्लास है, ग्लास नहीं, ये बॉटल है, सपोज करिए हमने ऐसे इस पर एक कार्डबोर्ड रख दिया और इस पर एक कॉइन रख दिया। तो जब हम इस कार्डबोर्ड को तेज़ी से हटाएंगे, जब इस कार्डबोर्ड को तेज़ी से ऐसे मारेंगे तो जो कॉइन होगी वो वहीं पे ग्लास में चली जाएगी, जबकि कार्डबोर्ड हट जाएगा। ऐसा क्यों? दूसरा है कि जब कंबल जो होता है या कर्टेन जो होता है उसको जब ऐसे खींचते हैं, तेज़ी से मारते हैं, तो उसमें के डस्ट पार्टिकल आसानी से निकल जाते हैं। क्यों? पहले हम कुछ क्वेश्चंस देते जा रहे हैं, फिर एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। फिर जो और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि जब हम बस में चल रहे होते हैं और बस एकाएक रुक जाती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? दूसरी, फिर चौथा जो हुआ कि अगर हम बस में बैठे हैं, बस रेस्ट में है और जैसे ही बस स्टार्ट होती है, किसी भी तरह की गाड़ी, कार में बैठे हैं या ट्रक में बैठे हैं, किसी में भी, जैसे वो स्टार्ट होती है तो हम पीछे की ओर लटक जाते हैं, झुक जाते हैं। क्यों? पांचवी, जब कार में हम बैठे होते हैं और कार तेज़ी से चल रही होती है सीधी डायरेक्शन में, एकाएक जब कोई डाइवर्जन आता है, मोड़ आता है तो कार घूमती है तो हम बाहर की तरफ क्यों लटक जाते हैं। छठवें, जब एक्सीडेंट होता है किसी गाड़ी का तो ड्राइवर जो होता है या जो भी आगे बैठा होता है वो आगे की ओर क्यों गिर जाता है, क्यों उसका शीशा फूट जाता है, क्यों सर उसका फूट जाता है। और भी इस तरह के कई सारे डेली लाइफ एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग चलते हैं, इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि न्यूटन्स लॉ का रूल कहाँ कहाँ पे आप देख पाते हैं और उसका रीजन क्या क्या है ऐसी घटनाओं का। तो जो पहला था क्वाइन का, कि हमने क्या किया, ग्लास पे कार्डबोर्ड रख दिया और उस पर एक क्वाइन रख दिया। जैसे ही कार्डबोर्ड को हमने तेज़ी से मारा तो क्वाइन जो था वो ग्लास में गिर गया, जबकि कार्डबोर्ड हट गया। क्यों? तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो होगा कि जब क्वाइन को हमने रखा है कार्डबोर्ड पे तो उस पर एक टाइप का फोर्स लग रहा है, सॉरी लाइट कुछ डिस्टर्ब हो रही थी। तो जब कार्डबोर्ड पे हमने क्वाइन रखा है और नीचे ग्लास है तो दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो रेस्ट में है, कार्डबोर्ड भी रेस्ट में है और क्वाइन भी रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही हमने कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाया, उसको मारा तो फोर्स लगाया, लेकिन हमने क्वाइन पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाया है। जैसे कि सपोज करिए कि ऐसे रखा हुआ है,
ऐसे कार्डबोर्ड है और इस पे ये कॉइन रखा हुआ है, तो हम तो कार्डबोर्ड को मार रहे हैं ना, तो कार्डबोर्ड पे फोर्स लग रहा है, न कि कॉइन पे। तो जो कॉइन हुआ है वो क्या है, अभी भी रेस्ट में है, जबकि कार्डबोर्ड को हमने फोर्स लगाकर उसको मोशन में ला दिया, और जैसे ही मोशन में लाते हैं तो कार्डबोर्ड जो है वो आगे की तरफ चली जाती है, मोशन में आ जाती है, लेकिन कॉइन वहीं पे रेस्ट में ही रहती है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में ही रहती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे गिर जाती है और कार्डबोर्ड चला जाता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी। कॉइन जो है वो अपनी इनर्शिया की वजह से उसी ग्लास में गिर जाती है, जबकि जो कार्डबोर्ड है वो जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में आ जाता है और वो दूर चला जाता है। ठीक है, आई होप इसको समझ पाए होंगे आप। दूसरा जो था कि जब हम बस में बैठे होते हैं या किसी भी तरह की गाड़ी में और वो चल रही होती है, तो जैसे ही वो ब्रेक लगाता है गाड़ी वाला, गाड़ी रुकती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों, ऐसा क्या होता है? तो इसका आंसर क्या है कि जब ऑब्जेक्ट कोई भी वैन है, कार है, मारुति है, बस है, उसमें हम बैठे हैं तो वो तेज़ी से चल रहा होता है और हम भी उसके साथ साथ मोशन में होते हैं। जब बस चल रही है, जीप चल रही है, ट्रक चल रही है, मारुति चल रही है, तो हम भी उसके साथ चल रहे हैं, मोशन में हम भी। लेकिन एक ड्राइवर क्या कर देता है, एक्सीडेंटली वो ब्रेक लगा देता है। तो ब्रेक किस पे लग जाता है? बस पे, उस गाड़ी पे ब्रेक लग जाता है और बस धीरे धीरे क्या हो जाती है, मोशन में से रेस्ट में आ जाती है। जबकि हमारे ऊपर जो भी ट्रैवलर या जो भी पैसेंजर बैठा है उस पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है। तो जो मोशन में थे हम, अभी भी बस के साथ साथ हम भी मोशन में थे, तो बस पे तो फोर्स लगा और बस रुक गई, लेकिन हमारे पे तो कोई फोर्स लगा नहीं, जिसकी वजह से हम इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी शो कर रहे थे कि हम मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। अपने उसी मोशन को कंटिन्यू करने के लिए हमारी शरीर क्या हो जाती है, आगे की तरफ लटक जाती है, झुक जाती है। यही है कि इनर्शिया की वजह से वो क्या होती है, आगे की तरफ लटक जाती है। क्योंकि बस के साथ साथ हम भी मोशन में थे, बस तो रुक गई फोर्स की, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, जैसे ब्रेक लगाया गया, लेकिन हमारे शरीर पे तो कोई ब्रेक लगाया नहीं, जिसकी वजह से हम आगे की ओर चले गए। ठीक, दूसरा था ये। तीसरा था कि जब बस रुकी होती है और हम बैठे होते हैं, जैसे बस चलता है तो पीछे की ओर लटक जाते हैं। तो जब बस रुकी है और हम भी बैठे हैं उसमें, तो दोनों रेस्ट में है। ड्राइवर ने क्या किया, बस को स्टार्ट किया और उसको मोशन दे दिया, स्पीड दे दिया, एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया, बस चालू होकर चल दी। लेकिन हमारे शरीर पे तो किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगा, हम रेस्ट में थे, तो हमको रेस्ट में ही रहना था, जिसकी वजह से हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करने के लिए क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर लटक जाते हैं। ठीक। चौथा, जब कोई गाड़ी चल रही होती है, कार चल रही होती है, जब वैसे ही मोड़ पे वो मुड़ती है तो हमारी शरीर बाहर की तरफ क्यों आ जाती है, तो यहाँ पे भी वही इनर्शिया की वजह से। इन्हीं सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए गाड़ियों में सीट बेल्ट दिया जाता है। सीट बेल्ट, ताकि अगर हम अपने शरीर से सीट बेल्ट से बांध कर रखें तो जैसे ही अगर ऑब्जेक्ट रुकती है, कार रुकती है चलते चलते, तो हमारी शरीर भी सीट के साथ रुक जाए, आगे की तरफ न बढ़े, ताकि एक्सीडेंट हमारा न हो। और कभी भी इसी तरह से केसेज में अगर एक्सीडेंट होता भी है और अगर हम सीट बेल्ट लगाए हैं तो हमें मेजर इंजरी से हम बच भी जाते हैं। तो इसीलिए काफ़ी ये प्रिकॉशन दिया भी जाता है कि वी शुड ऑलवेज वियर सीट बेल्ट। हमें सीट बेल्ट हमेशा क्या करना चाहिए, पहनना चाहिए, सो डैट वी कैन अवॉइड मेजर इंजरीज इन एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट। तो इसमें आपने देखा कि कई तरह के हमने क्वेश्चंस देखे फर्स्ट लॉ पे, लॉ ऑफ इनर्शिया पे। तो अगर आपके पास भी किसी भी तरह का इस पर डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस तरह से, तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, हम उसके एक्सप्लेनेशन को आपको बता देंगे कि इसका रीज़न क्या है, किस तरह से ये लॉ से जुड़ा है, किस तरह से फिजिक्स से जुड़ा है। जनरली हमारे डेली लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं ये सभी तरह से एक तरह से नेचुरली जो भी होती हैं वो क्या है, फिजिक्स से जुड़ी होती हैं, तो उनको फिजिक्स से एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे न्यूटन भाई साहब ने बताया कि एप्पल क्यों नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो वहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को उन्होंने बताया। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया। न्यूटन भाई साहब बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, महाराज न्यूटन जी महाराज, भाई साहब ने न्यूटन जी महाराज। तो उन्होंने कई सारी चीज़ों को, फिजिक्स को बहुत आसान बनाया। तो हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, न कि उनके डेथ के लिए और उनके बारे में कुछ बुरा बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमें पढ़ना पड़ता है। ये गलत बात है, आप मत पढ़िए। न्यूटन जी पढ़ने को थोड़ी बोलते हैं, अगर वो नहीं दिए होते लॉ तो कोई और दिया होता, कोई और चीज़ एक्सप्लेन किया होता, हमें कुछ और पढ़ना पड़ता।
तो ये तो अच्छा है कि न्यूटन जी ने उस चीज़ को बताया, शायद हमारे लिए कुछ अच्छा है। अगर नहीं पता चलता तो कई सारी चीज़ें, कई सारे रीजनिंग, ये सब जो क्वेश्चंस हमने बताया बस का या फिर जो कंबल से गर्दे, हाँ इसका तो आंसर हम बताए नहीं अभी कि कंबल जब झाड़ा जाता है या कोई चादर को झाड़ा जाता है या किसी बोरिया को, किसी भी तरह के कपड़े को झाड़ा जाता है तो उसमें से जो डस्ट पार्टिकल हो जाता है वो हट जाता है। क्यों? तो उसमें भी यही रीज़न है कि जब कोई कंबल है या कर्टेन है तो जब वो रेस्ट में है तो पार्टिकल्स, उसमें जो डस्ट पार्टिकल हैं वो भी रेस्ट में। लेकिन एकाएक हमने कंबल को जब झाड़ा, उसको मोशन में लाया तो कंबल तो मोशन में आ गया, लेकिन जो उसके डस्ट पार्टिकल हैं वो अभी भी रेस्ट में है, जिसकी वजह से वो कंबल से हट जाते हैं और वो डस्ट अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंबल साफ़ हो जाता है और डस्ट अलग हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में बस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसके बाद एक और वीडियो जिसमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फिर एक और वीडियो जिसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीनों लॉ ऑफ मोशन को हम अलग अलग लेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल की अलग से वीडियो हम लाएंगे आपके लिए ताकि आप न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ सकें। अगर इसमें हम इंक्लूड करेंगे न्यूमेरिकल को तो ज़्यादा अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे, तो इसीलिए उसकी अलग से वीडियो लाएंगे। और जो ट्रिक बताया मैंने कि अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, तो जब तीनों लॉ हम पढ़ लेंगे न्यूटन्स के, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे ताकि तीनों लॉ आपको एक साथ आसानी से याद हो सके। तो ठीक है, अगर आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचा दीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करने को बोल दीजिए। घर में जितने फ़ोन हैं सब में सब्सक्राइब करिए, जितने भी दोस्त हैं सबसे सब्सक्राइब करने को बोलिए, क्योंकि आपकी यही एनर्जी, आपका यही प्यार हमें और वीडियोज़ लाने के लिए प्रेरित करता रहता है। लग रहा है आंधी तूफान आने वाला है, तो बस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।